Good morning student. Today we'll discuss the next topic, that means the chemical contamination of water. बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्स एंड पॉइंट सोर्स के बारे में, ठीक है बेटा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्सेज। हमने पॉइंट सोर्सेज में बताया था कि जैसे सेप्टिक टैंक्स है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, इंडस्ट्रीज़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्टेज है, ठीक है बेटा। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। नॉन पॉइंट सोर्सेज के बारे में मैंने बताया था कि जैसे कि अब फार्म लैंड है जहाँ पे खेती होती है, वो सभी लैंड हो गए, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, नॉन पॉइंट सोर्सेज। इसके बाद आज हमने पढ़ना है केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। द रन ऑफ वाटर कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड अदर मटेरियल यूज्ड ऑन ए वाटराइज्ड एग्रीकल्चर लैंड्स इज ए फैक्टर विच कंट्रीब्यूट द वाटर पोल्यूशन। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स बच्चे खेत में यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स हम खेत में यूज़ कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल क्या होता है कि मान लो आपने खेत में फर्टिलाइजर्स यूज़ किया और कुछ दिन में बारिश होगी, तो बारिश होगी तो क्या होता है, खेत में आपके पानी गया, आपके खेत में से दूसरे खेत में पानी गया, जाते जाते वो कहाँ जाके मिल गया, नदियों में। वो कहाँ मिल गया, नदियों में मिल गया। तो नदियों में मिलने के बाद क्या हुआ बेटा, उस पानी में क्या है, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो नदियों में तो मिल गए, बट वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसने क्या किया, पानी को कर दिया पोल्यूट। क्यों बच्चे? क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स है। केमिकल फर्टिलाइजर्स इतना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल्स होते हैं केमिकल्स हमारे लिए, ठीक है। और क्या होता है कि समटाइम हम उन्हीं पानी को पीते हैं, ठीक है। The load of sewage, septic tanks, urban wastage from the cities and town outflow the manures from the waste are the additional source of pollutant। याद रखो, अब एक तो केमिकल फर्टिलाइजर हो गया एक रीजन, और जैसे सीवेज है, कहीं कहीं मान लो कहीं सीवेज लीक हो रहा है, या तो विदाउट ट्रीट किए हुए सीवेज को हम पानी में डाल रहे हैं, तो अब सीवेज में देखो बेटा कितने तरह के टॉक्सिक एलिमेंट है, इवन कितने सारे केमिकल्स है। सीवेज को आप क्या समझते हो, सिर्फ ना तो सिर्फ सीवेज घर से निकलता है, इवन मान लो कोई दवाई वाली फैक्ट्री है, ठीक है बेटा, दवाई वाली फैक्ट्री जहाँ दवाइयाँ बनती है, जो केमिकल वाली फैक्ट्री जहाँ केमिकल बनते हैं, वहाँ भी वो अपने पैसा बचाने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकल्स को सीधा ही नालियों में डाल देते हैं। इंडस्ट्री लोकेटेड अमॉन्ग द वाटरवेज आल्सो डिस्चार्ज देयर अनट्रीटेड, मतलब क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, अपने अनट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड मतलब बिना साफ किए हुए पानी को सीधा क्या करते हैं, और जो मतलब बिना साफ किए पानी को बिना साफ किए वो जो गंदे पानी होता है उसको सोर्स ऑफ वाटर में मिला देते हैं। सोर्स ऑफ वाटर मतलब वो वाटर जो हमारे पीने के लिए, तो उसमें मिला देते हैं। याद रखना बेटा कि उनके अंदर जो होता है काफ़ी सारे कंटैमिनेटेड मतलब और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और याद रखना विच आर टॉक्सिक इनटू म्युनिसिपल सॉर्फेस सिस्टम और वाटर बॉडीज सच एज रिवर। इरोजन ऑफ सॉइल एट द स्लिट एज ए पोल्यूटेंट, मतलब क्या होता है, जब पानी आता है या बाढ़ आता है तो वो क्या करता है, मिट्टियों को भी अपने साथ बहा ले जाता है। तो वो मिट्टियों को बहा तो ले जाता है, इसके साथ हम क्या बोलते हैं कि हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो गई, उपजाऊपन कम होगा, बट साथ के साथ जो मिट्टी साथ में बह के जाता है उसके अंदर बेटा काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है हमारे वाटर बॉडीज़ को, जो पानी पीते हैं उसको ख़राब करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ नाइट्राइड्स पोल्यूशन ऑफ वाटर, सम ऑफ द इंडस्ट्री विच कंटेन हाई लेवल ऑफ नाइट्राइड, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि वो सोर्स जो नाइट्राइड पोल्यूशन करता है। कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज होते हैं जिससे हाई नाइट्राइड कंटेंट निकलता है। हाई नाइट्राइड कंटेंट का मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्राइड निकलता है, और वो सीधा क्या करते हैं, उसे वो सीधा कहाँ पहुँच जाता है, पानी में पहुँच जाता है, वो पानी जिसे हम पीते हैं, ठीक है। और इंक्लूड द फर्टिलाइजर, याद रखना नाइट्राइड ना सिर्फ फैक्ट्री से निकलता है, इवन जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है उसमें भी हाई क्वांटिटी ऑफ नाइट्राइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मीट पैकिंग होता है वहाँ पे भी ये यूज़ होता है, अदर सच एज इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट आर ऑफ्टन प्रोड्यूस फार्म एनिमल, जो फार्म एनिमल्स होते हैं जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि गाय का गोबर, ठीक है बेटा। तो वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो जो नेचुरली एक्सक्रीटिया होता है एनिमल्स का वो कम हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू जो केमिकली होता है, ठीक है। और
और क्या करते हैं फार्म वाले भी, क्या करते हैं अपना पैसा बचाने के लिए वो सीधा ही उसको वेस्ट में इधर उधर फेंक देते हैं, बाद में बारिश पड़ती है वही पानी जाकर मिलता है हमारे वाटर बॉडीज में और वो हमें इफेक्ट डालता है। ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय द हैवी मेटल्स। अब ये हैवी मेटल्स क्या होते हैं? द मेन सोर्स ऑफ हैवी मेटल्स इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। याद रखना, मेन सोर्स ऑफ हैवी मेटल क्या? इंडस्ट्रियल वेस्ट। हैवी मेटल कौन से होते हैं बेटा? जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, लिथियम हो गया। इसमें से लेड, मरकरी, ये जो कैडमियम होता है ये बेटा मेनली यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे चमड़ों का काम होता है। ठीक है, वहाँ इसको सफाई के लिए कैडमियम, और ये बेटा हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है ये। और याद रखना, अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि क्वांटिटी, अगर ये मतलब अब सिंपल लैंग्वेज में क्वांटिटी समझो, अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो याद रखना ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एट ए डंपिंग साइट्स, माइनिंग, जहाँ पे डंपिंग साइट, जहाँ पे मतलब कूड़ा ही जमा होता है, जैसे बड़े बड़े डंप पहाड़ से बन जाते हैं कूड़े के, डंपिंग साइट। माइनिंग, जहाँ पे खुदाई होती है, या तो जहाँ से कोयला निकलता हो, जरूरी नहीं माइनिंग सिर्फ कोयला का हो, माइनिंग में सिर्फ काफ़ी सारे पत्थर, स्टोन्स या कई और सारे माइनिंग साइट्स होते हैं। स्मेल्टिंग और अदर सोर्स, ट्रेसिस ऑफ आर्सेनिक्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक रिच मिनरल डिपॉजिट्स। अब देखो बेटा, जहाँ पे माइनिंग साइट्स, मान लो कोई ऐसा जगह जहाँ पे माइनिंग साइट और वहाँ से क्या निकलता हो? आर्सेनिक निकलता हो, या लेड निकलता हो, या मरकरी निकलता हो, या कुछ भी कैडमियम निकलता हो, तो आप खुद देखो ना, अगर वहाँ पे बारिश पड़ेगी कभी उस साइट पे तो क्या होगा? वो हम सारा का सारा निकाल के थोड़ो मतलब कि कंपनियों में भेज देते हैं, जो उन्हें ट्रीट करके बोतल में पैक करते हैं। कुछ ना कुछ अमाउंट तो वहाँ रह जाएगा। वो क्या करेगा? हौली हौली पहले पानी में जाएगा, पानी में जाके फिर वो नदी नालों में जाकर हमारे जो मेन सोर्स ऑफ वाटर में जाके मिक्स होगा, और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा होगा? पॉइजनस होगा। ठीक है बेटा, इफ़ कंज्यूम, और याद रखना अगर इन्हें कंज्यूम कर लेता है ह्यूमन बींग्स तो कॉज सर्वल मेडिसिनल कॉम्प्लिकेशंस। याद रखना, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर चल जाए एक तय लिमिट से ज़्यादा तो हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का अब सिंपल मैं बताऊंगा, सोर्स क्या बताऊंगा? हॉस्पिटल्स, जो मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज होते हैं ये सभी, या तो जो रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट होते हैं वो सभी पता क्या करते हैं? कई सारे इंस्टीट्यूट तो चलो अच्छे हैं जो इनको ट्रीट करते हैं, अच्छे से इनका मतलब निपटारा करते हैं, बट कई सारे हॉस्पिटल या कंपनीज भी ऐसी होती है जो पैसा बचाने के लिए इसको खुले में फेंक देते हैं। फिर क्या होता है? सिंपल सा बेटा क्या मीनिंग है? पानी पड़ा, वो पानी क्या हुआ? हमारे सोर्स ऑफ वाटर में जाकर मिक्स हुआ और वो केमिकली कंटेमिनेटेड हो जाता है, बायोलॉजिकली कंटेमिनेटेड। बायोलॉजिकल कंटेमिनेटेड का मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट इज सो हाई दैट देयर इज अ ब्रेकडाउन इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। याद रखना बेटा, हमारे वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं होते हैं, बट वो क्या होता है? हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। बट क्या हो, जब उसकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, मान लो हमारे वाटर में 0.5% होना चाहिए, वैसे इससे कम ही होता है, अगर हो और इससे ज़्यादा कहीं 2 या 3% हो जाए तो वो क्या करता है? हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन सच केसेस द एक्सेस ऑफ न्यूट्रेंट इनकरेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। याद रखना, अगर वाटर के अंदर एक्सेस ऑफ न्यूट्रेंट, और न्यूट्रेंट वो होते हैं जो इनके ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, तो क्या होता है बेटा? काफ़ी ज़्यादा एल्गी, फंगिस जो होता है वाटर के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एल्गी ब्लूम बोलते हैं। आपने समटाइम कभी देखा होगा, पिंड एरिया में ज़्यादा दिखता है, पर आजकल तो कम ही दिखता है किसके वॉशरूम में। अगर एक एरिया जहाँ पे सफाई कम होती है वहाँ क्या होता है? वहाँ का कलर क्या होता है? ग्रीन सा हो जाता है। क्यों होता है? ये ब्लू एल्गी जमने से हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दे डाई, जब ये मरते हैं ब्लू एल्गी ग्रीन, दे रिमेन डेड एल्गी फर्दर ऐड द ऑर्गेनिक वेस्ट, और इन एल्गीज में फर्दर ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड हो जाता है और ये बाद में कहाँ चल जाता है? वाटर में मिल जाता है। एंड वाटर बिकम डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। याद रखना, और जहाँ ये मिलते हैं वहाँ क्या करते हैं? आप देखो बेटा, आपको पता है ना पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन, मिनरल सब कुछ होता है जिससे हमें पीने से हमारी बॉडी सही रहता है। याद रखना, आपने अब दूर नहीं जाना है, ब्यास ही चल जाओ या आसपास के नदियाँ देख लो जो पानी काले हो चुके हैं। वो पानी काले क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो वो पानी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, आर्सेनिक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म देन दे अटैक द ऑर्गेनिक। भाई याद रखना बेटा, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एक जो होता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
रिएक्ट करता है, याद रखना, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करता है, और एक होता है एनारोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दे अटैक द ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीजिंग सच एज, याद रखना जब भी ये वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो अमल इवन आप जो फल के छिलके फेंक रहे हो ना वो भी एक तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट ही है। सब्जियां जो फेंक रहे हो ना छील मतलब काट के, ऑर्गेनिक वेस्ट ही है, ठीक है। जब इनसे रिएक्ट करता है तो ये क्या पैदा करता है, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या हार्मफुल करता है, और याद रखना इनको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और इवन याद रखना ये जो मीथेन है ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी कारण है सबसे बड़ा, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपको याद होगा, पिछले मैंने आपको पेपर में भी डाला था। एंड ये वाला टॉपिक जो होता है इसका मतलब ये होता है कि समटाइम क्या होता है, मान लो कोई सिस्टम है, कोई लेक है, ठीक है बेटा। लेक में क्या होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रेंट हो जाए, मान लो किसी लेक में क्या हो कि मतलब मछलियों को रहने के लिए ज़्यादा क्या चाहिए, 1% मान लो मिनरल चाहिए। वैसे मैं ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1% मान लो मिनरल चाहिए। बट पर क्या हो कि किसी रीज़न करके उस लेक में एक्सेस ऑफ मिनरल्स हो जाए, मतलब जितनी चाहिए उससे 4-5 गुना ज़्यादा मिनरल्स हो जाए, तो क्या हो जाता है, वहाँ का पानी क्या हो जाता है, एसिड की तरह एक्ट करता है। उस वहाँ का पानी क्या हो जाता है, एसिड जैसे बन जाता है, ठीक है। द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रेंट इन द एजिंग एक्वेटिक सिस्टम। याद रखना अगर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए, और ऐसा कब होता है, जब मान लो आसपास कहीं पे माइनिंग हो रही हो, जहाँ से ये सब चीज़ें निकल रही हो, वहाँ पे पानी पड़ेगा, वो पानी आपके सोर्स में जाके मिलेगा, लेक में जाके मिलेगा, या तो दवाई की कंपनी जहाँ पे इनका यूज़ होता है वहाँ के आसपास जो नदियाँ नाले होंगे वो उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, और वहाँ का पानी क्या होता है, जहरीला हो जाता है, एकदम मानोगे नहीं तेजाब की तरह हो जाता है। और वहाँ के जो चीज़ें होते हैं सभी तरह की एक्वेटिक लाइफ, मतलब मछलियाँ हो चाहे कीड़े हो पानी के अंदर, वो सभी मर जाते हैं और काफ़ी कम ही सर्वाइव कर पाते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।